Good morning and welcome to another lecture series of Prime Minister speeches. In this series, we are trying to make sure that we do not miss on any important update as well as any important content which we can use for our mains preparation as well. So we have till date we have completed the month of January. अभी फेब की मंथ में जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस है इनको देखेंगे. फेब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी, नंबर ऑफ़ स्पीचेस भी ज़्यादा थे, तो मैंने ये पूरे लेक्चर सीरीज़ को दो इसमें डिवाइड किया है. आई होप आपको दोनों सीरीज़ में से कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा. सो देर विल बी 2 पार्ट फॉर द फेब्रुआरी मंथ. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. सो कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन, ये आसाम में शुरू था, तो फॉर वर्ल्ड पीस उसके रिलेटेड एक प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया था. सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या क्या था. सो एक तो ये क्या है, तो अखंड कीर्तन ये एक 12 साल बाद होता है. वर्ल्ड पीस उनका थीम है कि हाँ, ये जो हम कुछ कर रहे हैं ये सब वर्ल्ड पीस के लिए कर रहे हैं. सो अभी ये इसका पर्पज़ यही है कि एक साल मतलब ये 12 साल बाद होता है सबसे इम्पोर्टेंट. सो दिस हैपन्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स. तो देखते हैं कैसे इसको लिंक किया है. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो कृष्ण गुरु जी बिगैन द रिचुअल ऑफ मंथ लॉन्ग अखंड एक नाम जाप. सो उसके रिलेटेड है. अभी इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है रिकिंडल द सेंस ऑफ ड्यूटी इन इंडिविजुअल, रिकिंडल द सेंस ऑफ ड्यूटी इन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. सो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगेन इथिक्स के साथ, तो बहुत आसानी से ये कनेक्ट किया जा सकता है कि हमारे पास जो भी हम रिचुअल भी फॉलो करते हैं, एवरी रिचुअल वी फॉलो, उसका पर्पज़ क्या होता है कि सेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के पास आनी चाहिए. उन पे ये है. सो ये जो 12 साल बाद है इसका एक सिग्निफिकेंस है. उन्होंने कैसे सिग्निफिकेंस है बोला. सो कुंभ मेला भी जो है वो भी 12 साल बाद होता है. फिर बाद में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द पुष्करम सेरेमनी इन द हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखना. सो आसाम गवर्नमेंट ने या आसाम पीपल ऑफ आसाम पुष्करम सेरेमनी इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, पुष्करम सेरेमनी जो वापस 12 साल बाद हुआ था. फिर उसके बाद में एक अनदर इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है वो तमिलनाडु में महामहम फेस्टिवल, वो भी 12 साल बाद कुंभकोणम तमिलनाडु में होता है. तो आप आपके नोट्स में इसे साइड में लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ 12 ईयर्स इन इंडियन ट्रेडिशन. सो जैसे लास्ट ईयर बुल और नंदी का जैसे पूछा था कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन के इसमें, तो आप कहीं भी ये ट्रेडिशंस को भी लिख सकते हो कि कैसे ये है. फिर सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट इसमें और बहुत एक जो है कि जो बुद्धा लॉर्ड बाहुबली का महामस्तकाभिषेका, ये कर्नाटका में है बेलगोल के पास, तो वो भी 12 साल बाद होता है महामस्तकाभिषेका. उसके साथ में एनवायरनमेंट में हमने सबने पढ़ा है नीलगिरिंजी फ्लावर जो है, दे ऑल्सो ब्लूम ऑन द हिल्स ऑफ नीलगिरी आफ्टर एवरी 12 ईयर्स. सो एनवायरनमेंट का भी सिग्निफिकेंस उन्होंने ये किया है. एंड दिस कीर्तन विच इज़ अगेन हैपनिंग, अखंड कीर्तन हैपनिंग एवरी 12 ईयर्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है. और इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को राइज करना. तो आप क्या कर सकते हो, दो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, या आप लिख सकते हो कि द रोल ऑफ रिलीजन, रोल ऑफ रिलीजन. अगर काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि रिलीजियस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है. इवन इफ़ यू आर रिलीजियस यू कैन हैव द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो उसका ये इम्पोर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का. फिर बाद में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बोला. तो नॉर्थ ईस्ट में आप अगर कोई लिख सकते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टूरिज़्म का, मेजर रोल इन द इकोनॉमी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट. इसी के लिए 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो डेवलप की जा रही है उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस नॉर्थ ईस्ट का है. सो नॉर्थ ईस्ट एंड द आसाम विल गेट ह्यूज बेनिफिट्स फ्रॉम दीज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. फिर हमने ये जनवरी मंथ में देखा, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी कि गंगा विलास क्रूज जो है, जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमने देखा काशी वाराणसी से डिब्रूगढ़ को कनेक्ट कर रहा है, उसके बारे में भी दिया है.
अब उसके साथ में एक बहुत अच्छी लाइन जो दी है, जो हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, कई कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज ट्रेजर्ड कल्चर हेरिटेज लाइज ऑन आवर रिवर बैंक्स because the development journey of our entire culture is linked to river banks. in fact इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो आपको याद होगा गंगा रिवर बेसिन के जो है, गंगा रिवर बेसिन है उसके अराउंड है। सो 1/3 पॉपुलेशन अगर उसके अराउंड है तो आप सोचिए कि रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है। और उसी के साथ में आप इसको किधर कनेक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट जर्नी ऑफ आवर एंटायर कल्चर। अगर आपने मतलब पढ़ा भी है, आप मेंस पढ़ रहे हो या जो भी सुन रहे हो तो आपने बेसिक पढ़ा है, तो हमारा जो भी एंशंट है सब रिवर्स के अराउंड ही ग्रो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे नाम भी है, ठीक है। सो फिर उसके साथ में अभी जैसे हम क्या कर सकते हैं, अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई रिलीजियस कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है उसका यूज़ हम फॉर स्किल डेवलपमेंट भी कैसे कर सकते हैं। सो कृष्ण गुरु सेवाश्रम जो है, it works for the welfare of people engaged in traditional crafts and skill through various organization। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम कर सकता है। आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो अपना रोल स्कोप कैसे ब्रॉड कर सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास। अगर सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें हमारे उस टाइम पे एग्जाम्पल्स की जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, सो कृष्ण गुरु सेवाग्राम ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इन द नॉर्थ ईस्ट वर्क्स फॉर किसके लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट स्किल्स, उसके लिए काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हो ऐसा। फिर गवर्नमेंट ने इसके बाद में पॉलिसी चेंज में थोड़ा सा बात किया कि हमने पॉलिसी चेंज की है कुछ चीज़ों में, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो अब पहले क्या था, अर्लियर देर वॉज अ लीगल बैन ऑन कटिंग बाम्बू बाय पुटिंग इन द कैटेगरी ऑफ ट्री। जैसे ट्री कट करना हमें अलाउड नहीं है, इवन गवर्नमेंट की मार्किंग भी होती है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है ट्रीज़ का, नंबर ऑफ ट्रीज़ का, ट्रस्ट मी नंबर ऑफ ट्रीज़ का, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास ये एरिया में कितने प्लांट्स है इसका रिकॉर्ड होता है। आप विदाउट परमिशन, इवन फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आपको पता है एनजीटी जो है, अगर आपने विदाउट परमिशन अगर ट्री तो आपके ऊपर इम्प्यूनिटी फाइन्स भी दिया जाता है, अगर सीवियर केस है तो अरेस्ट भी है। तो पहले बाम्बू भी एक ट्री की कैटेगरी में होता था। ये जो हुआ था ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ था। Okay, so it was during the British time. The law enacted during the period of slavery. It was an archaic law. अब इसमें क्या हो गया, इन्होंने गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया कि बाम्बू जो ट्री कैटेगरी में से ग्रास कैटेगरी में शिफ्ट किया, एंड इट हैज़ ओपनड ऑल द वे फॉर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, कि फ्रॉम ट्री बाम्बू फ्रॉम ट्री प्लेस टू ग्रास कैटेगरी। अब इसके वजह से बाम्बू का कटिंग भी है, बाम्बू आप प्लांट्स कर रहे हो तो कहीं लेके जा सकते हो, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिला। ये भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अगर नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आए पॉलिसी चेंज में भी आपको पता है व्हाट हैज़ गवर्नमेंट डन, तो आप ये लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर बाद में स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वो है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी बात जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कि गवर्नमेंट ने बजट में एक चीज़ अनाउंस की कॉल्ड एज एकता मॉल और यूनिटी मॉल इन एवरी स्टेट। अब एकता मॉल है, यूनिटी मॉल है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में हूँ, मान लो आप फॉर एग्जांपल यूपी में कहीं हो, आप राजस्थान में कहीं हो, एमपी में कहीं हो, पंजाब में कहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र के कोई भी मॉल में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑक्यूपाइड बाय द थिंग्स जो आजू बाजू के एरियाज़ में विसिनिटी में कहीं कुछ होती है। एकता मॉल ये ऐसी कॉन्सेप्ट है कि महाराष्ट्र का अगर कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि वरली पेंटिंग है, वारली पेंटिंग्स है, करेक्ट है। अभी ये वारली पेंटिंग्स है, मोस्टली वारली ये जो ट्राइबल ग्रुप है जो ठाणे उस साइड में है, तो इनका एक बहुत ये है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती है वारली पेंटिंग्स, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र का है, लेकिन क्या ये महाराष्ट्र की पेंटिंग राजस्थान में इतनी इजीली अवेलेबल हो सकती है क्या, तो कम चांसेस है। लेकिन एकता मॉल वो फीचर है दैट उसमें क्या हो रहा है कि जो हर स्टेट्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एंड दीज विल बी मोस्टली दीज प्रोडक्ट्स विल बी मेड बाय फ्रॉम फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, यूथ्स, और उन सबको एकता मॉल में दिया जाएगा।
एंड विल हैव अ स्पेशल डिस्प्ले इन एकता मॉल। तो इसी तरह से उन्होंने बोला जब हमने बाम्बू को ट्री से ग्रास कैटेगरी में शिफ्ट किया है तो इसका ये पर्पस होने वाला है, इसका ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये भी बारे में बात की है। व्हेन इट कम्स टू द क्राफ्ट्स ऑफ एहसान, अभी वो गैमोसा, अभी एग्जाम्पल भी लिख देना, ये जब लिखोगे तो एग्जामिनर को एक बेसिक नॉलेज और इससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, ये भी लिखना ज़रूरी है कि आपने क्या किया है। तो क्राफ्ट्स ऑफ असम विच इज़ कॉल्ड गैमोसा, जो आपने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा रहेगा, एक वो बहुत अच्छा दिखता है, उस पर भी एक रेड कलर का वाइट कलर का क्लोथ और एक पेंटिंग होता है। सो वो भी सुंदर है, आप इसका गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। नेक्स्ट, ठीक है, गैमोसा वो भी एक याद रखना। अभी एक इम्पॉर्टेंट, द महिला सम्मान, द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इट हैज़ बीन स्कीम लॉन्च्ड, अभी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मेक द इनकम ऑफ वुमन अ मीन्स ऑफ देयर एम्पावरमेंट। ठीक है, उनके एम्पावरमेंट के लिए। अब उसमें क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये भी एक हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। उसके साथ में बिसाइड्स द बजट ऑफ पीएम आवास योजना, अब आवास योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, आवास मीन्स हाउसिंग, क्या PMAY क्या है। तो इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो कच्चा हाउस में उसको पक्का हाउस दे रहे हैं, हम पक्का हाउस में शिफ्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो है, हाउसेस आर मोस्टली रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ विमेन। विमेन आर बिकमिंग द लीगल ओनर ऑफ दीज हाउसेस, और इसी के वजह से आप इसको एम्पावरमेंट में भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। मुझे पता है, आपको पता है, बट फिर भी कैसे ये चीज़ें जब हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मेमोरी में काफ़ी इविडेंट होती है। तो ठीक है, इसके लिए ये भी लिख सकते हो। फिर बाद में अब उन्होंने इसके वो बोला कि जैसे हम ये जो अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कृष्ण गुरु सेवाग्राम जो एक ग्रुप है, जो इसके वो क्या कर सकते हैं कि हर जगह अलग अलग जगह काम कर सकते हैं, वो खुद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ ब्लड ऑफ द कंट्रीज वेलफेयर स्कीम इज़ द पावर ऑफ सोसाइटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये कितना अच्छा एक सेंटेंस है जिससे आप पूरा एक डायमेंशन खोल सकते हो। और आप इसको, फॉर एग्जांपल आपको पता है GS2 का पेपर है, सो वन ऑफ द रीज़न आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, नॉट हाईएस्ट ऑब्वियसली, बट गुड मार्क्स और डिसेंट मार्क्स, गुड भी नहीं बट डिसेंट मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों का एक अवेयरनेस है कि कंक्लूजन में और अच्छा, और उसको आई कैचिंग क्या लगना चाहिए। 10,000 पेपर में जो कुछ चंद गिने चुने 100-50 पेपर रहेंगे, उसको कैसे और अच्छा कर सकेंगे। सो काफ़ी लोग, जैसे आप, क्या होता है कि आप पॉलिटी पे फोकस करते हैं, बराबर है, और वो है भी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस साइडलाइन हो जाता है। लेकिन इसी तरह से हम गवर्नेंस में कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, हम स्कीम्स को और कैसे बेटर कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो, लाइफ ब्लड ऑफ कंट्रीज वेलफेयर स्कीम इज़ द पावर ऑफ सोसाइटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। उसका एग्जाम्पल उन्होंने तुरंत दे दिया है, स्वच्छ भारत अभियान में हमने देखा है, उसका एग्जाम्पल तुरंत दे दिया है कि डिजिटल इंडिया क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड। और उसी तरह से उन्होंने बोला कि ये कृष्ण गुरु सेवाश्रम जो है, ये भी उस तरह नॉर्थ ईस्ट में काम कर सकता है, अलग अलग स्कीम्स में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान में, पोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पोषण 2.0 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी माल न्यूट्रिशन, इसके रिलेटेड आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बहुत देखो, ये हम कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन ये चीज़ें मिस हो जाती है। आर्टिसंस हु वर्क बाय हैंड with the help of any tool are called as विश्वकर्मा। ठीक है, सो विश्वकर्मा हमें आर्टिसंस को उन्होंने एक टर्म दिया है। इनफैक्ट विश्वकर्मा नाम की यूनिवर्सिटी भी है, VIT, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस है महाराष्ट्र में, VIT। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उसमें से पास आउट होते हैं जिन्होंने UPSC में काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक्स भी सिक्योर किए। तो विश्वकर्मा का मतलब लिख दिया आपने, विश्वकर्मा क्या फिलोसफी। अब उसी विश्वकर्मा को लेके गवर्नमेंट ने PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, सो विश्वकर्मा कौशल सम्मान का शॉर्ट फॉर्म है PM विकास योजना। अब आपको ना PM विकास योजना क्या है ये रटना नहीं है, आपको फिलोसॉफी समझ में आ गई क्या है कि एक तो सबसे पहले आर्टिसंस, ट्रेडिशनल आर्टिसन जिसके पास कोई भी टूल्स है, फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने दिया भी है कि जो भी है उनके लिए हम अलग से डेडिकेटेड एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो एनहांसिंग देयर स्किल्स, सो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए
आपको पता होगा कुछ सालों पहले कंस्ट्रक्शन, जैसे स्किल इंडिया मिशन था, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए प्रायर रिकॉग्निशन लर्निंग, प्रायर लर्निंग रिकॉग्निशन, सॉरी, प्रायर लर्निंग रिकॉग्निशन, सो ये शुरू किया था, तो उसी तरह से ये भी हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर अभी मिलेट्स के बारे में हर स्पीच में हमने देखा, जैसे ही कुछ होता है तो मिलेट्स के बारे में। अब ये क्या है, ये आप हमेशा याद रखना, मैं हमेशा लिखता हूँ एटीट्यूड चेंज के लिए काम होता है। अगर आपका एटीट्यूड चेंज एक इथिक्स में क्वेश्चन आए तो मिलेट्स का एग्जाम्पल ज़रूर लिखना कि मिलेट्स को इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज पुअर्स फूड, पुअर्स फूड विच हैज़ बीन नोमेनक्लेचरली चेंज्ड टू श्री अन्न, भगवान का फूड, श्री अन्न, ये जो आइडेंटिटी। सो मिलेट्स हैव बीन, जो पहले कोर्स ग्रेन्स माने करते थे, सो नाम देखना कोर्स ग्रेन्स, जिसमें कोर्स जैसा कुछ नहीं था, इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती है, लेकिन कोर्स ग्रेन्स मानते थे, उसको अब क्या क्या है, इट हैज़ बीन गिवन अ न्यू आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ श्री अन्न। ये आप लिखना बिल्कुल। ये क्या बताता है, आपका नॉलेज, आपका स्मार्टनेस और आपका रिलेवेंस टू द करंट चीज़ है, जो एक एग्जामिनर को चाहिए है आपसे, वो सब ये दिखाता है, तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आप उन्होंने लिखा है कि जैसे अगर आप कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो श्री अन्ना इज बेस्ट अमंग ऑल फूड ग्रेन्स, तो आप क्या कर सकते हो, ये सेवाश्रम में आप अगर कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो मेक श्योर वो प्रसाद श्री अन्ना का हो। ठीक है, अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की है। आई होप आपको ये 10 मिनट में या जो भी था टाइम पीरियड में ये इसका जिस्ट समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड कॉन्फ्रेंस विच हैज़ एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी ये मैंने अभी तक जितना मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इतने वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखते हैं मतलब वो जो बॉडी है जो काम कर रही है, आपको समझ में आता है कि कैसे इतना अच्छा है। अभी सबसे पहले एक तो 6 फरवरी को जब ये हुआ, तो अभी देखिए क्या हुआ, तो जानबूझ के मैंने हाईलाइट भी किया है, जो मतलब रिलेवेंट नहीं बोलेंगे काफ़ी लोग, लेकिन क्यों हाईलाइट किया है आपको ये बताने को, तो टर्की के बारे में और डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक के बारे में उन्होंने लोगों की कि बाबा हम सिंपैथी है, कंडोलेंसेस है, जो भी है। अब इससे क्या होता है, ये क्या बताता है, जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, अब क्या होता है, हम कोई चीज़ पढ़ के गए, एक एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो GS2 में और GS3 में, जैसे मान लो कि इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया, बराबर है। अब हमने क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई एक इंट्रोडक्शन पढ़ के गए या याद करके गए कि बाबा मान लो साइबर सिक्योरिटी पे आया तो मैं ये रिपोर्ट का लिख दूंगा, लेकिन अगर आपने कहीं चीज़ एकदम रिसेंट में कोई चीज़, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने कहीं सुना है, आपने सुना एक एग्जांपल कि WannaCry नाम का एक जो मालवेयर है, जो कंप्यूटर में वो मतलब रैंसमवेयर जिसको हम कहते हैं, डिमांड, सो इट हैज़ क्रिएटेड अ हेवॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप रिसेंटली ये जब लिखोगे ना, और उसके बाद में छोटा सा लिखो एज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट ऑल्सो, एग्जामिनर विल बी अम्यूज्ड, क्योंकि ये नहीं करने वाला है कोई, और करें, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि कोई नहीं करता है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस क्रिएट इम्पैक्ट इन द माइंडसेट। आपको ऐसा लगेगा, और ये हमारी बैटल क्या है, आपको ऐसा लग रहा है सर मुझे 50 मार्क्स 40 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स की बैटल नहीं है, ये बैटल 0.5 मार्क्स की है। हर जगह हर एक क्वेश्चन में उसको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा देने। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि टर्की के भी अर्थक्वेक से कैसे उसका रिलेवेंस तुरंत लिया कि बेंगलोर में है स्पीच, लेकिन कैसे एक कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, अवेयरनेस दिखा रहा है, इसीलिए वो अच्छा है। ठीक है, अभी फिर उन्होंने सबसे पहले IMF हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023, इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमी। और जो हुआ लास्ट मतलब आज मैं 2 जून को ही कर रहा हूँ, फर्स्ट को ही डेटा आया है, 1 जून को ही डेटा आया, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 7.1% GDP ग्रोथ। उसके बाद में जो सेकेंड है वो है 5.2% पे इंडोनेशिया। तो अमंग ऑल मेजर कंट्रीज, चाइना 3% पे कुछ है चाइना, तो अमंग ऑल मेजर आपको समझ में आ रहा है इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट। तो ये क्या है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंडिया इज अमंग हैज़ बीन अ ग्लोबल ब्राइट स्पॉट इन 2020 डिस्पाइट द रिपरकशन ऑफ पैंडेमिक एंड वॉर।
अब पीपल उन्होंने चालू किया है, ठीक है। सो पीपल वेयर लिंक टू बैंक अकाउंट्स, ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है। करोड्स ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन, excuse me, crores of people have been access to safe sanitation, electricity connection, housing, tap water, और ये सब किसका पार्ट है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैंने लास्ट जो रिकॉर्ड किया था वीडियो, उसमें भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें हमने देखी थी, याद रखना। फिर उसके बाद में उन्होंने क्वालिटी ऑफ, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को किससे लिंक किया है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो याद रखना, सो जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंप्रूव करता है? सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पज है क्या? टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिंक करना ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना। फिर उसके साथ में मोर देन 6 लाख किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क have been laid to make internet available to every villages, digital India, national fiber optic network का मिशन है। A number of broadband user in the country has increased 13 times in the last 9 years. ब्रॉडबैंड यूजर्स 13 टाइम्स, ये कुछ फैक्ट्स है जो आप लिख सकते हो। आपने क्या लिख दिया? एक एरो, ब्रॉडबैंड यूजर्स इनटू 13 टाइम्स लिख दिया। Internet connections have more than tripled. The number of rural internet users is increasing at a faster rate than urban. तो डिजिटल इंडिया, इसको किसके साथ लिंक कर सकते हो आप? देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, बराबर है। अब ये डिजिटल डिवाइड क्या है? दो चीज़ों पे, ये जेंडर बेस्ड पे भी है और ये रीजन बेस्ड पे भी है। लेकिन जेंडर बेस्ड पे मतलब मेल और फीमेल में आ गया है, बराबर है। लेकिन रीजन बेस्ड पे जैसे रूरल अर्बन लिखते हैं, तो आप बोल सकते हो कि रूरल में अभी पेस इंक्रीज हो रहा है, सो डिजिटल डिवाइड कम हो रही है। ये भी आप पॉइंट इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ्रॉम नोवेयर, मॉरिबंड हो गई थी ऐसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। फ्रॉम दैट सिचुएशन, एकदम ख़राब सिचुएशन से वी हैव बीन द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, ठीक है। अब उसके साथ में ये भी याद रखना है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन IEA, इन्होंने क्या है? इंडियाज़ एनर्जी डिमांड विल बी दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस डिकेड। सो याद रखना कि हाईएस्ट डिमांड हो रही है और इंडिया विल बी, सो ये क्या है? अब ये एक पॉइंट है, जैसे ये क्या कर सकते हैं सर इस चीज़ों का, या जैसे तो लास्ट ईयर एक ऐसे आया था, मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं याद है, बट टाइम टू रिपेयर द रूफ, तो ऐसा कुछ तो था, वो इसका लाइन था शायद JFK का। सो टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज़ ब्राइट, सनलाइट इज़ ब्राइट, समथिंग दैट, कि ख़राब टाइम में नहीं है कि तुमको जाके मेंटेनेंस का काम करना है, जब अच्छा है ना तभी ये रिफॉर्म्स करना है। तो अभी क्या है इंडिया की, तो ये फ्यूचर की बात करें, रिपेयर द रूफ क्यों आज करना है? ताकि फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। तो इंडियाज एनर्जी डिमांड विल बी हाईएस्ट, तो जो 10 साल बाद होने वाला है उसका फाउंडेशन आज है, एंड इट हैज़ ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए क्या बोला है अभी ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको आपके नोट्स में कितना इजीली आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जा रहा है, एनर्जी। इंडिया शेयर इन ग्लोबल ऑयल डिमांड इज अराउंड 5%, आज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 11%, डबल से ज़्यादा होने वाला है। इंडियाज गैस डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 500%, 500% इंडिया की गैस डिमांड इंक्रीज होने वाली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देर आर 4 मेजर देर आर 4 मेजर वर्टिकल्स जिस पे काम करना है। सो कौन से वो वर्टिकल्स है वो पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि क्या क्या है, कैसे कैसे कौन से वो वर्टिकल्स है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सो सम ऑफ दीज वर्टिकल्स, फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। सो सबसे पहले क्या करना है कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना है, वो सबसे पहली बात है कि हमें डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारी 80% जो है वो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बराबर है, 80% इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसके लिए। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन, कि अलग अलग जगह से कि जैसे रशिया से भी हम ले रहे हैं, तो दैट इज़ अनदर पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें बायोफ्यूल्स है, इथेनॉल है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, सोलार है। थर्ड जो है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और फोर्थ है डीकार्बनाइजेशन विद द यूज़ ऑफ
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो आप फेम भी याद कर सकते हैं, फेम भी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है, हाइड्रोजन ये भी है। तो ये सब आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो और फिर बाद में सुन भी सकते हो, मतलब क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है थोड़ा सा, तो शायद वो मिसी दिख रहा होगा आपको, बट ठीक है। इंडिया हैज़ द फोर्थ largest refining capacity in the world, fourth largest refining capacity in the world, and currently the capacity is around 250 mmtpa, that is million metric ton per annum। कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लिया तो बहुत अच्छा है, बट ये तो याद रहना चाहिए कि फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी 250 से ये इंक्रीज़ हो रही है 450 mmtpa तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका और इनफैक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वो है जामनगर की रिफाइनरी, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट जामनगर रिफाइनरी ऑपरेटेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। रिफाइनरीज में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। आपने सुना होगा आईओसी की भी रिफाइनरी है, रिलायंस की भी है, फिर बाद में एसआर की भी है, एसआर भी एक है, जिनकी दोनों की रिफाइनरी है, याद रखना। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मिशन मोड टू इंक्रीज नेचुरल गैस कंजम्पशन, वो भी बढ़ना चाहिए, इस पर भी काम कर रहे हैं। और टारगेट हैज़ बिन सेट टू इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 15%। जो आज 6% एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस 6% पे है, उसे हमको इंक्रीज करके कितना करना है, 15% करना है। अभी 6% है, तो मैं आपको बस लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा कौन आता है, कोल आता है। सेकेंड जो आता है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आता है, वो आता है। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट एनर्जी मिक्स में। फोर्थ जो आता है वो आता है नेचुरल गैस विच इज़ अराउंड 6%। और फिफ्थ जो मेजर आता है वो है हमारा न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर। तो ये 5 बेसिकली मोटा मोटा याद रखना, ठीक है, ये ऑर्डर में याद रखना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में फिर विंड है, सोलार है, बायोगैस है, ठीक है। अब नेचुरल गैस को हमें 6% से 15% तक लेके जाना है। अवर विजन इज़ ऑफ 1 नेशन 1 ग्रिड नेचुरल गैस के लिए। तो इसके लिए कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट का गेल, ये कंपनी याद रखना ज़रूरी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्रीलिम्स का नॉलेज मेंस में भी यूज़ करना है। इट इज़ अवर एंडेवर टू इंक्रीज LNG टर्मिनल रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी। सो नेचुरल गैस आए तो क्या, रीगैसिफिकेशन। आवर कैपेसिटी वॉज 21 mmtpa which in 2014 which has doubled in last 9 years। work is undergo कि और बढ़ा है। 2014 में हमारे पास 900 CNG स्टेशन थे। आप जो कार में CNG कार्स होती है तो 900 स्टेशन थे। रिसेंटली द नंबर हैज़ टच्ड 5000। आप नंबर ऑफ स्टेशंस का ग्रोथ देखिए, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। We are also working towards increasing the length of gas pipeline network. The length of gas pipeline network in our country was about 14,000 kilometers। 14,000 किलोमीटर था 2014 में। It has increased to 22,000 kilometers and ये और इंक्रीज करना है। और ऐसा बोल रहा है कि 35,000 किलोमीटर तक हमें नेचुरल गैस का पाइपलाइन नेटवर्क ये करना है। तो इसमें बहुत पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। Today India is saying today India is laying emphasis on the promoting domestic exploration and production। ये भी बहुत है। अब ये करना है जो हमारा, हमने देखा वर्टिकल्स है ना, 4 वर्टिकल्स ऊपर जो देखे 4 वर्टिकल्स में पहला वर्टिकल यही था, देखिए। सो फर्स्ट वर्टिकल वाज डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, बराबर है, इसमें काम कर रहे हैं। तो उसी से कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ये करना है, इंक्रीज करना है। तो हमने वी हैव रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शंस ऑन नो गो एरिया। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपने पिछले 2-3 साल में पढ़ाई करी है या जो भी कितनी भी पढ़ाई करी है, आपको ये नो गो एरिया नहीं पता है, नहीं पढ़ा है आपने, क्योंकि आपने जो नोट्स और जो चीज़ें और पढ़ा है तो भी उतना पता ही नहीं कि क्या है। लेकिन देखिए अब क्या है कि अगर मुझे ये पॉइंट है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नो गो एरियाज रिस्ट्रिक्ट करना है। एज अ रिजल्ट 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया हैव बीन फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नो गो। If we look at this figure, this reduction is more than 98% of no-go area। अब ये प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का एक पॉइंट है, करेक्ट है, गो नो गो एरिया का। अब आपको याद रखना है
अब मैं आपको साइड में एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी मेंस. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग? डिस्कस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन. गो एंड नो गो जोन, ये चीज़ है जो है ना, आई होप आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में ये इसलिए नहीं बोला कि यूपीएससी में आया है, लेकिन यूपीएससी में आए ताकि इसका कोई तो सिग्निफिकेंस था, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल रहे हैं. हम कितना पढ़ते हैं लेकिन ये सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है. ठीक है. वी आर ऑल्सो मूविंग इन द फील्ड ऑफ बायो एनर्जी. एशियाज first 2G second generation ethanol bio refinery was inaugurated in the August last year. ये भी बहुत important है. So ethanol plants लग रहे हैं. We have announced to build 500 new waste to wealth plants. 500 new waste to wealth plant under Gobardhan Yojana, biogas, bioenergy, Gobardhan. This includes 200 compressed biogas plants and 300 community और cluster placed plants. याद रखना. नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन. अब आप बोलते हैं यूपीएससी में, मैं बता भी सकता हूँ आपको, या आपने पेपर भी दिया है, 2 क्वेश्चंस आ गए इस बार ग्रीन हाइड्रोजन पे. सो वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है. अब एम क्या, अब मेंस के लिए देखो, aiming to produce 5 million metric ton of green hydrogen by the end of this decade. अब इसके लिए 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. इंडिया का शेयर इंक्रीज होगा. इंडिया विल इंक्रीज द शेयर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू 25% इन नेक्स्ट 5 years बाय रिप्लेसिंग ग्रे हाइड्रोजन. ग्रे हाइड्रोजन तो आज इन द प्रेजेंट यूज में है, प्रेजेंट इन यूज है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है. ग्रीन हाइड्रोजन करना है. जो इलेक्ट्रोलाइजर्स जो हाइड्रोजन को सेपरेट करने वाले हैं ना, इलेक्ट्रोलाइजर्स, वो इलेक्ट्रोलाइजर्स जो सेपरेट करने के लिए एनर्जी जो कंज्यूम करने वाले हैं, उसका जो सोर्स है वो रिन्यूएबल करना है, और उसके लिए ये सब है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द बैटरी कॉस्ट. अब देखिए, द इशू इज बैटरी कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ बैटरीज इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंजेस फ्रॉम 40 to 50%. तो आप क्या कर सकते हो, आपने कहीं लिख दिया कोई पॉइंट में, जब बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी तो ईवी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज आप क्या कर सकते हो, सो आप ऐसे निकाल सकते हो और उसमें दिखा सकते हो कि 40% जो कॉस्ट है इट इज़ द ऑफ अ ईवी, इट इज़ ऑफ बैटरी. फिर आप इसको क्या कर सकते हो, अभी मेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए भी कोबाल्ट लगता है, तो आप कोबाल्ट, और फिर आप लिख सकते हो कि चाइल्ड लेबर, बराबर है. चाइल्ड लेबर के साथ, इसके साथ आप इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और इसमें लिख सकते हो इन द कॉन्गो इलीगल माइंस, तो इसके साथ भी लिंक कर सकते हो. तो मेंस इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास नॉलेज लिमिटेड होना चाहिए. इनफाइनाइट नॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है, लिमिटेड नॉलेज होना चाहिए. उसको आपने रीयूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए. मतलब आपका अगर GS1, GS2, GS3, GS4 निकाले तो आपका 30% तो भी पेपर के जो एग्जाम्पल्स है वो कॉमन मिलने चाहिए. इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, ऐसा देखा जाए. ठीक है. फिर उन्होंने बोला कि वी हैव अ प्रोविजन ऑफ ₹10 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये एसेट्स क्रिएशन में दे रहे हैं. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है गवर्नमेंट. ठीक है. आपको गवर्नमेंट बजटिंग पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स नहीं बनाता है, करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है, करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है एसेट्स क्रिएशन के लिए होता है. रिन्यूएबल, फिर बाद में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो इंडिया की है इंक्रीज फ्रॉम 70 गीगावाट्स टू 170 गीगावाट्स इन लास्ट 9 years. टुडे इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी. और ये ज़रूरी क्यों है कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जिसके पास रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी रहती है, उसने ये फीट अचीव करना, ये रिमार्केबल है. क्योंकि हमारे पास मतलब पैसा नहीं है, हमारे पास हमें चॉइस लेना पड़ता है कि हम या तो वेलफेयर स्कीम्स में पैसा लगाए या वो चीज़ों में पैसा लगाए जिससे आगे. तो ये हमारे पास ट्रेड ऑफ जो है हमारे पास, और या तो फिर नए एसेट्स में पैसा ये करें. तो ये जो ट्रेड ऑफ है इंडिया के लिए बहुत बड़ा है, और उसमें भी अगर ये कर रहे हैं तो दैट फीट इज़ अचीवेबल, रिमार्केबल.
वी आर एमिंग टू हैव 50% नॉन फ्यूल कैपेसिटी, 50%, ठीक है, ये एम किया है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो अब और इसका जो है 1.5% था कुछ सालों पहले, इट हैज़ इंक्रीज टू 10% और अभी टारगेट है 20%। और इसके साथ ही में आप क्या याद रखोगे, E20, E20 is related to ethanol blending and this is related to in the petrol vehicles, ठीक है। So E20 is going to become a huge market for in the across the country। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला इंडिया हैज़ कनेक्टेड मोर देन 19 करोड़ फैमिलीज विद द क्लीन कुकिंग फ्यूल। उसी के साथ में अभी सोलार कुक टॉप ये आज लॉन्च किया गया है। दिस विल गिव अ न्यू डायमेंशन टू ग्रीन एंड क्लीन कुकिंग इन इंडिया। सोलार कुक टॉप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सोलार एनर्जी पुराना है मतलब ऐसा, लेकिन उसको और मॉडर्नाइज किया गया है। इन द वे इंडिया विल ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द किचन। देर आर मोर देन 25 करोड़ फैमिलीज। तो वो बोल रहे हैं कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस को बोल रहे हैं कि देखो आप अचीव अपॉर्चुनिटी देखो कि अगर 25 करोड़ फैमिलीज़ है और 25 करोड़ फैमिलीज़ में अगर सोलर कुक टॉप पहुँचाना है तो कितना बड़ा मार्केट हो गया। उन्होंने बोला कि हमने एलईडी बल्ब्स बनना है तो आपको एलईडी बल्ब्स के लिए उजाला भी याद रखना है। उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, स्मार्ट मीटर्स, आपको नेट मीटरिंग की कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए और है मतलब ऐसा नहीं। और इस पर भी क्वेश्चन आया है, स्मार्ट मीटर्स, LNG CNG आर बीइंग एडॉप्टेड ऑन लार्ज स्केल्स। और ये सब अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी पे हमें और फोकस दिया जाएगा जो हमारी लाइफस्टाइल। और इसी के साथ में रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये हमारे वैल्यूज़ में और इनग्रेंड हो जाएंगे। हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, द टारगेट ऑफ रिसाइकलिंग 100 मिलियन बॉटल्स एवरी ईयर, प्लास्टिक बॉटल्स जो रिसाइकलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकल करना यही प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। और ये जो है ये लाइफस्टाइल, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी स्ट्रेंथन करता है। तो ये ओवर एंड ओवर ये प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था। तो देखिए एक स्पीच है लेकिन कितनी इनसाइट आपको दे देते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।